हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल लीड यूनजिंग सोई हुई थी। मेड दरवाज़ा नॉक करती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलें और 2 दिन से आपने कुछ खाया नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मास्टर हमें बहुत डांटेगा। यूनजिंग जागती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो अपनी हमशक्ल जेबे की बॉडी में जा गई थी। और यूनजिंग एक्चुअली जनरल हुआ करती थी और हज़ारों साल पहले युद्ध में उसकी डेथ हो चुकी थी। यूनजिंग की सिंसियर मेड शाओ से आवाज़ देती है कि आपने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। अगर आपके हस्बैंड को पता चला तो वो हमें फायर कर देगा। युनजिंग हैरानों को सोचती है कि ये बॉडी किसकी है। वो मिरर देखती है तो होस्ट जेबी की लाइफ देखने लगती है। जेबी जियांग लेडी की बेटी थी। उसके बचपन में ही उसकी बर्थ मदर की डेथ हो जाती है तो फादर दूसरी शादी कर लेते हैं और स्टेप मॉम जेबी को लाइक नहीं करती थी। और दूसरी वाइफ से मिस्टर जियांग के 2 बच्चे थे, वो उन्हें ही फेवर करता था। और जियांग फैमिली में जेबी की लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी। जब वो बड़ी होती है तो उसे एक लड़के शैंयू से मोहब्बत हो जाती है। उसे यही लगता था कि शैंयू से शादी के बाद उसकी लाइफ ईजी हो जाएगी। मगर उसकी मरती हुई माँ की लास्ट विश थी कि उसकी शादी फैंग फैमिली में हो। तो वो फैंग फैमिली के यंग मास्टर शीजन से शादी कर लेती है। मगर वो उसे लाइक नहीं करती थी। शीजन भी अपनी वाइफ को इग्नोर करता था और वो शैंयू के साथ अपनी वाइफ के अफेयर को जानता था और दोनों को वो खुली छुट्टी देता था कि जैसे चाहे मिले। 1 मंथ पहले जेबे शैंयू और अपनी सेफ सिस्टर याओ को फ्लर्ट करते देखती है तो वो शैंयू से नाराज हो जाती है। शैंयू ने उसे गर्लफ्रेंड इस कारण बनाया हुआ था कि वो उसे बेनिफिट ले। वो उसे फिर से मीठी मीठी बातें करता है तो उसे मना लेता है कि अपने हस्बैंड को मनाए कि वो उसके साथ कॉपरेशन करे। जेबे उसे डील कर लेती है कि वो शीजन को मना लेगी। मगर शीजन ने शैंयू से कॉन्ट्रैक्ट करने को मना कर दिया था। जेबे हर हाल में अपनी बात मनवाना चाहती थी और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। और वो शीजन से डिमांड कर रही थी कि अगर शैंयू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना तो वो उसे डिवोर्स दे दे। यूनजिंग जेबी की लाइफ देखती है तो सोचती है कि क्या इस हीरा में लोग ऐसे प्यार करते हैं। मेड शाओ से बोलती है कि अगर आपने दरवाज़ा ना खोला तो मेरे पास की है, मैं खुद से अंदर आ जाऊंगी। यूनजिंग दरवाज़ा खोल देती है और बोलती है कि मैं खाना खाऊंगी। दूसरी मेड जियांग बहुत ज़्यादा रूड थी। वो शाओ को बोलती है कि तुम खाना वहाँ रख के चली जाओ। शाओ से बोलती है कि तुम सोच कर बात करो, ये हमारी मालकिन है। और पूछती है कि मैडम आप कुछ और खाएंगी तो मैं और बना देती हूँ। जियांग उसे बोलती है कि ये अच्छा खाना खाना डिजर्व नहीं करती और ये तो करप्ट लड़की है। युनजिंग उसे हिट करती है तो मेडू से बोलती है कि तुम इतनी रूड हो, इसी कारण तुम्हारा हस्बैंड तुमसे मोहब्बत नहीं करता और जब से तुम दोनों की शादी हुई है वो तो घर भी नहीं आता। युनजिंग उसके हाथ पर पाँव रखती है तो बोलती है कि वो मुझे लाइक करे या ना करे, अगर तुमने बदतमीजी की तो तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। जियांग वहाँ से भाग जाती है। युनजिंग शाओ को बोलती है कि तुम भी चली जाओ। तभी उसका हस्बैंड शीजन आता है तो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने कई दिन से खाया पिया नहीं, तो तुम्हें इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई कि तुम लोगों को हिट करो। युनजिंग सोचती है कि होस्ट का हस्बैंड तो हैंडसम है मगर ये इतना भी हैंडसम नहीं, ये मेरा हस्बैंड बनना डिजर्व नहीं करता। शीजन उसे बोलता है कि तुम्हारी हंगर स्ट्राइक के सामने मैं इस बार हार गया हूँ और तुम एक बार फिर से जीत गई। मैं शैंयू के साथ कॉपरेशन कर लूंगा। और फिर उसे नया एग्रीमेंट दिखाता है तो बोलता है कि हमारी शादी को 1 साल हो चुका है और ये इस साल का एग्रीमेंट है। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है तो जिनजिंग बोलती है कि तुम मुझे कंडीशंस बताओ। शीजन उसे बोलता है कि पहली बात ये कि वर्ल्ड की नज़र में हम हस्बैंड वाइफ हैं तो तुम अच्छी वाइफ का रोल करोगी और पब्लिक में कोई रॉन्ग काम नहीं करोगी। जिनजिंग ओके बोलती है। शीजन उसे बोलता है कि दूसरी बात ये कि तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे फैंग फैमिली एम्बेरस हो। जिनजिंग झट से प्रॉमिस करती है तो शीजन सोचते हैं कि ये हर बात इजीली क्यों मान रही है। शीजन उसे बोलते हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी हम लोग सेपरेट रूम में रहेंगे। 1 साल के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और फिर तुम जो चाहे करना। जुनजिंग बोलती है कि ओके, मगर मैं इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहती हूँ। शीजन उसे पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। जुनजिंग बोलती है कि मैं शैंजू की हेल्प नहीं करना चाहती और बाकी कंडीशंस मैं पूरी करूंगी। 1 साल के बाद जब हमारी डील डन हो जाए तो तुम मुझे घर और कुछ पैसे दोगे। शीजन उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें फैंग फैमिली का नया विला चाहिए, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। जुनजिंग बोलती है कि नहीं, मुझे 2 कमरों का छोटा सा घर चाहिए और उसमें बैकयार्ड भी हो, क्योंकि मुझे वहाँ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करनी है। शीजन हैरान होकर उसे देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो। जुनजिंग उसे बोलती है कि 1 साल में हम दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देंगे, मगर जैसे हम लोग सेपरेट हो जाएंगे तो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। शीजन ओके बोलता है। वो डील पक्की करते हैं तो उसे शेक हैंड करने लगते हैं। जुनजिंग चाइनीज स्टाइल में उसका थैंक्स करती है तो चली जाती है। शीजन और हैरान होने लगते हैं और सोचते हैं कि ये कौन सा स्टाइल है।
यूनजिंग कमरे में जाती है तो बोलती है कि ये इरा बहुत अच्छा है। ना यहाँ जंग है, ना फोर्स मैरिज और ना ही खाने पीने की कमी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेल और फीमेल्स के राइट इक्वल हैं। हमारे इरा में फीमेल्स को फोर्स किया जाता था कि जैसा मेल चाहते हैं वैसा करें। उसे ये मॉडर्न वर्ल्ड अच्छी लगने लगती है। तभी दोनों मेड्स आती हैं तो जियांग बोलती है कि तुम्हारी छोटी सिस्टर याओ आई है तो जाकर उसे मिलो। युनजिंग बोलती है कि अगर फिर मुझसे ऐसे बात की तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। जियांग वहां से भाग जाती है। श्याओ बहुत डिसेंट थी। वो बोलती है कि क्या अपनी स्टेप सिस्टर से नहीं मिलेंगे। युनजिंग बोलती है कि पहले मुझे ये बताओ कि घर में क्या चल रहा है। मेड बोलती है कि फौज यांग मास्टर कल रात घर नहीं आया था। युनजिंग हैरान होती है तो बोलती है कि मुझे फैंग फैमिली का बताओ। शाओ पहले हैरान होती है तो फिर बताने लगती है कि मिस्टर फैंग के 4 बच्चे हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ की डेथ हो चुकी है। बड़े तीनों डिसेंट हैं मगर सबसे छोटा यांग बहुत स्पॉइल्ड है और वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता। युनजिंग सोचती है कि पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, भाभी माँ जैसी होती है तो मुझे शीजन के बहन भाइयों की केयर करना होगी। वो बोलती है कि शीजन को कॉल करो कि अपने भाई का पता करे और मुझे बताए कि वो कहाँ है। शाओ बोलती है कि हम ऐसे कामों के लिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। युनजिंग बोलती है कि ओके, जो कोई फैमिली का इंचार्ज है उसे इन्फॉर्म करो कि मुझे इन्फॉर्मेशन ला कर दे। शाओ बोलती है कि असिस्टेंट चैन आपकी हर काम में हेल्प कर सकते हैं। युनजिंग उसे बोलती है कि ओके, उसे मेरे पास भेजो। शाओ हैरान होती है कि चैन को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। वो उसका नंबर मिलाती है तो फ़ोन को स्पीकर पर करती है। चैन युनजिंग का नंबर देखते हैं तो बोलते हैं कि मैडम बताएं मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। युनजिंग हैरान लगती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो मेड को इशारा करती है कि क्या आवाज़ यहाँ से आ रही है। मेड हैरान होती है तो बोलती है कि चैन पूछ रहा है कि आपको क्या काम है, आप उनसे बात करें। युनजिंग बोलती है कि तुम मुझसे खुद बात करो और उसे बोलो कि यांग का पता करे कि वो 2 दिन से कहाँ है और क्या कर रहा है। मेड चैन को बोल देती है। युनजिंग उसे बोलती है कि कैरेज रेडी करो, हम लोग जा रहे हैं। मेड फिर से हैरान लगती है तो फिर वो समझती है कि शायद वो कार की बात कर रही हैं। असिस्टेंट चैन शीजन को बताते हैं कि मैडम की कॉल आई थी। शीजन बोलते हैं कि क्या वो डिमांड कर रही थी कि उसे ब्लैक कार्ड चाहिए। चैन बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने कॉल की थी कि मैं यांग का पता लगाऊं कि वो 2 दिन से कहाँ है और क्या कर रहा है। शीजन हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि वो कब से यांग की फिक्र करने लगी और मुझे ऐसे मैटर्स ना बताया करो। चैन बताते हैं कि यांग कल रात घर नहीं गया था और 2 दिन से उन्होंने स्कूल भी स्किप किया है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरनेट कैफे में हैं और गेम्स खेल रहे हैं। शायद आपकी वाइफ उन्हें कंट्रोल करना चाहती हैं। शीजन बोलते हैं कि तुम जानते हो कि यांग को डील करना इजी नहीं। वो यांग से बात करेगी तो वो उसे बुली करेगा और फिर वो रोते हुए ग्रैंडपा के पास जाएगी और कंप्लेन करेगी। मगर ग्रैंडपा भी यांग का कुछ नहीं कर सकता। तुम इस बात को जाने दो। यूनचिंग चेंज करके आती है। वो घर से जाने लगती है तो याओ बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। यूनचिंग रूड हो जाती है तो बोलती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। याओ से बोलती है कि सिस्टर, मेरा और शैंजू का अफेयर नहीं, मेरा पाँव मुड़ गया था तो वो मेरी हेल्प कर रहा था, तुमने रॉन्ग समझा। यूनचिंग शियाओ को बोलती है कि इसे समझा दो कि फिर ये मुंह उठाकर मेरे घर नहीं आ सकती। याओ से बोलती है कि सिस्टर, क्या तुम शैंजू की हेल्प नहीं करोगी। युनजिंग से बोलती है कि जब तुम उसे लाइक नहीं करती तो उसे फेवर क्यों कर रही हो और फिर उसे वार्न करती है कि यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दूसरी साइड पर फोर्थ यांग मास्टर यांग को देखते हैं। वो 2 दिन से इंटरनेट कैफे में गेम्स खेल रहा था। एक फ्रेंड उसे बोलता है कि हम 2 दिन और 2 रात से यहाँ हैं, अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो हमें पनिश करेगा। यांग बोलते हैं कि जब से उसने 20 से शादी की है भाई घर नहीं आता और उसे क्या पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फ्रेंड बोलते हैं कि तुम्हारी भाभी घर पर होती है, अगर उसे तुम्हारा पता चल गया कि तुम घर नहीं आए तो वह यहाँ आ जाएगी। यांग बोलते हैं कि अगर वो आती है तो आने दो और मैं 1 मंथ से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं उसे एक ही बार में हरा दूंगा। यांग को नया नया शौक चढ़ा था कि उसे मार्शल आर्ट सीखनी है तो $2000 देकर उसने इंस्ट्रक्टर हायर किया था। यांग बोलते हैं कि अगर भाभी यहाँ आ भी जाए तो मैं उसे इतना टॉर्चर करूंगा कि वो पाँव पर चलकर नहीं जा सकेगी। युनचिंग आती है तो बोलती है कि तुम किसे बीट करना चाहते हो। यांग उसे बोलते हैं कि यहाँ से चली जाओ, ऐसी जगह पर तुम नहीं आ सकती। युनचिंग बोलती है कि जब तुम यहाँ आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती। एक फ्रेंड बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है। यांग बोलते हैं कि ये बिग ब्रदर की वाइफ है। फ्रेंड बोलते हैं कि तुमने तो बोला था कि ये बहुत अगली है, मगर ये तो स्टनिंग ब्यूटी है। यांग बोलते हैं कि अपना मुंह बंद रखो और फिर वो युनचिंग को बोलते हैं कि अगर भाई को पता चल गया कि तुम यहाँ आई हो तो कल ही तुम्हें डिवोर्स दे देगा। युनचिंग वहां से चली जाती है। एक फ्रेंड बोलते हैं कि तुम कमाल के हो, तुमने सिर्फ 2 वर्ड्स बोले
और अपनी भाभी को भगा दिया। तभी गेम्स ऑफ हो जाती हैं तो सब लोग शाउट करने लगते हैं कि ये किसने किया। यूनशिंग आती है तो बोलती है कि ये काम मैंने किया। वो केवल यांग की तरफ फेंकती है तो बोलती है कि तुम अपनी यूथ बर्बाद कर रहे हो। यांग उस पर वार करने लगते हैं। यूनशिंग उसका बाजू ट्विस्ट करती है तो उसे टेबल पर गिरा लेती है। यांग सोचते है कि ये इतनी स्ट्रांग कब से हो गई। वो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि मेरी हेल्प करो। एक फ्रेंड आगे आते हैं। यूनशिंग उसे हिट कर देती है। दूसरा कीबोर्ड उठाते हैं। यूनशिंग उसे गुस्से में देखती है। लड़का कीबोर्ड नीचे रखते हैं तो घुटने टेकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो नील डाउन कर रहा था, मैं आपको हिट नहीं करने वाला था। यंग फ्रेंड्स पर गुस्सा करते हैं कि तुम सब के सब यूजलेस हो। फ्रेंड बोलते हैं कि भाभी, मैं तो उसे बोल रहा था कि ये घर जाए, मगर इसने मेरी नहीं सुनी और हमें भी घर नहीं जाने दिया। यंग यूनजिंग को बोलते हैं कि तुम ये ना समझना कि मैं वीक हूँ, मैं फीमेल्स पर हाथ नहीं उठाता, तो इसी कारण तुम्हें हिट नहीं किया। यूनजिंग बोलती है कि ओके, मैं तुम्हें लड़की बना देती हूँ, तो दिल खोलकर मुझसे फाइट करना, मगर पहले अपने भाई से पूछ लो कि क्या वो तुम्हें लड़की बनने देगा। और फिर वो उसे पूछती है कि घर चलना है कि नहीं। यांग बोलते हैं कि घर जाने के अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं। शीजन घर आते हैं तो पूछते हैं कि क्या वो लोग आए हैं। मेड ना बोलती है। शीजन सोचते हैं कि मुझे पहले से पता था कि वो यांग को डील नहीं कर सकती। शाओ बोलते हैं कि डिनर रेडी है तो आप खाना खाएं। शीजन हर रोज की तरह बहाना बनाते हैं कि मैं कंपनी जा रहा हूँ तो रात को घर नहीं आऊँगा। वो चला जाता है। तभी यूनशिंग आती है तो जियांग बोलती है कि ये तुम्हारा सपना रहेगा कि तुम फौज यांग मास्टर को कंट्रोल करो। तभी यांग अंदर आते हैं तो जियांग बोलती है कि शायद ये दरवाजे पर मिला होगा, ये इसे कंट्रोल नहीं कर सकती और ना ही इसके कहने पर ये घर आया। यांग बोलते हैं कि मैं कमरे में जा रहा हूँ और गेम्स खेलूंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। और फिर वो यूनजिंग को देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे मुझे तो याद आया कि मुझे डिनर करना था। और दिल में सोचते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, मुझे प्यार से बात करना होगी ताकि ये मुझे मार्शल आर्ट सिखाएं। दोनों खाना खाने लगते हैं तो यंग भाभी को खाना सर्व करने लगते हैं और अपनी तरह से वो बटरिंग कर रहा था कि युनजिंग उसे फिर ना डांटे। युनजिंग घर देखने लगती है। उसे अपनी किंगडम का एक एंशियंट गुलदान नजर आता है तो वो उसे देखने लगती है और सोचती है कि ये मेरे भाई का फेवरेट था। युनजिंग के और भी दो छोटे बहन भाई थे। एक भाई उसकी तरह जर्नल था और बहन बिजनेस में थी। वो गुलदान को देखती है तो अपने भाई को मिस करने लगती है। यांग बोलते हैं कि ये वाज जनरल जियांग का है, मेरा भाई उसे एडमायर करता है तो मिलियंस डॉलर में उसका वाज खरीदा, तुम इसे तोड़ने का ना सोचना। और फिर उसे बोलते हैं कि तुमने ऐसी महंगी चीजें नहीं देखी होंगी, चलो मैं तुम्हें और चीजें दिखाता हूँ। वो उसे एक पॉट दिखाते हैं तो बोलते हैं कि ये जनरल यूचिंग का फेवरेट था। और फिर उसे बोलते हैं कि ये तो कोइंसिडेंस है कि तुम्हारा और जनरल जियांग का लास्ट नेम सेम है, मगर वो तुमसे डिफरेंट थी। जुनचिंग बोलती है कि वो मुझसे डिफरेंट कैसे थी। जियांग बोलते हैं कि उसे हर कोई एडमायर करता है, मगर तुम्हें सरवाइव करने के लिए दूसरों का आसरा लेना पड़ता है। युनजिंग बोलती है कि क्या तुम भी उसे एडमायर करते हो। यांग बोलते हैं कि कौन है जो उसे एडमायर नहीं करता, और मेरा बड़ा भाई उसका सबसे बड़ा फैन है। वो उसकी जो भी चीज़ देखता है उसे खरीद लेता है, और आज तक उसने जनरल की बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदी हैं और हर चीज़ संभाल कर रखी है। बस एक सील ऑफ ऑनर खो गई थी, वो उसे खरीद नहीं सका। युनजिंग उसे बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी उस जैसे जनरल बन सकते हो। वो चली जाती है तो यांग सोचते हैं कि क्या ये मजाक कर रही थी, मैं यूनजिंग जैसा परफेक्ट जनरल कैसे बन सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यूनजिंग सोई हुई थी तो वो सपने में युद्ध का लास्ट डे देखती है और अपनी कंट्री को बचाते हुए उसने अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों को खो दिया था। वो जाग जाती है तो अपने भाई को मिस करने लगती है। वो बाहर आती है तो एंटीक पीस को देखकर सोचती है कि पता नहीं मेरे प्यारे कहाँ होंगे। और फिर वो सोचती है कि लोग अब भी दिल से मुझे याद करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी सैक्रिफिकेशन वेस्ट नहीं हुई। शिजन आते हैं तो बोलते हैं कि क्या नींद में चलने की बीमारी गई नहीं। युनशिंगू से बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम रात को वापस नहीं आओगे। शिजन से बोलते हैं कि तुम इस गुलदान को तोड़ना तो नहीं चाहती। युनशिंग बोलती है कि मैं इसे क्यों तोड़ूंगी। और फिर बोलती है कि कोई मुझे टीज कर रहा था कि मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती। शिजन उसे अपोलोजाइज करते हैं क्योंकि उसे पहले से न्यूज मिल चुकी थी कि यंग उसके कहने पर घर आया है। युनशिंग उसे बोलती है कि तुम मेल हो तो तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं। शिजन उसकी बात सुनकर हैरान होते हैं कि उसमें इतना चेंज कैसे आया। वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम यंग को घर लेकर आई हो, वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड है, किसी की बात नहीं मानता, मगर तुमने ये कार्ड दिखाया। युनशिंग बोलती है कि ये मेरी ड्यूटी है। शिजन उसे बोलते हैं कि ये गुलदान देकर तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया। युनशिंग बोलती है कि अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों का ख्याल आया, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और किस हाल में है। और दिल में सोचती है कि शायद सब मार चुके हैं। शिजन उसे बोलते हैं कि अगर तुम उन्हें मिस कर रही हो तो जाकर मिल लो, मगर मैंने तो सुना है
कि तुम्हारा फैमिली से रिलेशन अच्छा नहीं, वो तुम्हें डिसलाइक करते हैं। जुनचिंग जेबी की बात नहीं करना चाहती थी, तो बोलती है कि मैं सोने जा रही हूँ। असिस्टेंट चैन शीजन को कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि मैंने हर इंस्टीट्यूट में पता लगवाया है, मैडम कभी माशाल्लाह स्कूल नहीं गई। शीजन बोलते हैं कि ये तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया। वो से बोलते हैं कि एक और बात का पता लगाओ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंडपा शीजन के घर आते हैं तो फैंग फैमिली की थर्ड यंग लेडी जीजी ग्रैंडपा को बोलती है कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा बोलता है कि कभी नहीं, तुम फैंग फैमिली की यंग लेडी हो। जीजी बोलती है कि आप यूनचिंग के लिए इतने गिफ्ट लाए हैं तो आधे मुझे दें। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो तो जैंग को घर लाई है, मगर तुमने क्या किया है। जीजी नाराज होकर चली जाती है। यूनचिंग आती है तो ग्रैंडपा से बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए हैं। यूनचिंग अपने पेरेंट्स को याद करती है, जब उन्होंने उसकी शादी फिक्स की थी तो पेरेंट्स ने उसके लिए ढेरों ढेर चीज़ें खरीदी थी, मगर शादी करने का चांस नहीं मिला था। यूनचिंग ग्रैंडपा को बोलती है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। तभी जीजी आती है तो बोलती है कि अगर आप मुझे इजाज़त नहीं देंगे तो मैं घर नहीं आऊँगी। वह नाराज़ होकर घर से चली जाती है। ग्रैंडपा सैड होने लगते हैं तो यूनचिंग उन्हें बोलती है कि उसकी अपनी सोच है, जो करना चाहती है करने दें, आप उसका साथ दें। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे डर है कि कोई इसे चीट करेगा, और फिर उसे बोलते हैं कि तुमने यंग वाला इतना डिफिकल्ट मैटर संभाल लिया है तो ये मैटर भी तुम संभालो, और तुम उसे रोको कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ना जाए। जीजी को एक प्ले के लिए छोटा सा रोल मिलता है, मगर डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसे हर बात में टोक रहा था और बोलते हैं कि तुम्हें हर बात हीरोइन की माननी है। जीजी बहुत सैड होने लगती है। सब लोग खाना खाने जाते हैं। जीजी क्योंकि नई थी तो वो उनके साथ खाना नहीं खा सकती थी। डायरेक्टर से बोलते हैं कि तुम ये पानी पी लो। जीजी मना कर देती है। डायरेक्टर से बोलते हैं कि ना तुम्हारे पास कनेक्शन है और ना ही पैसा है, और तुम मेरी एक बात मानो तो तुम्हें दूसरे प्ले में मेन रोल मिल सकता है। और फिर वो से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जीजी बोलती है कि मेरा स्टेज नाम राव जीजी है, मगर रियल नाम। डायरेक्टर बोलता है कि रियल नाम की ज़रूरत नहीं। वो उसे अपने कमरे की देते हैं कि 9 बजे मेरा वेट करना। जुनजिंग आती है तो दूर खड़े उन्हें देखने लगती है। जीजी एक कमरे में जाती है। डायरेक्टर उसके पीछे जाता है। जुनजी को जीजी की फिक्र होती है तो वह दरवाजे को हिट करती है तो अंदर चली जाती है, मगर सब कुछ देख कर शॉक रह जाती है। जीजी के साथ 2 गार्ड्स थे। उसने डायरेक्टर को बांधा हुआ था और बहुत टॉर्चर कर रही थी। जुनजिंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जीजी बोलती है कि मुझे भला क्या होगा, और फिर उसका थैंक्स करती है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी तो मेरी हेल्प को आई, और बोलती है कि इन जैसा को डील करना मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं। वो डायरेक्टर को फिर से डंडा मारती है तो डायरेक्टर गिर जाता है। वो बेहोश हो जाते हैं। जुनजिंग उसे चेक करती है तो बोलती है कि ये तो मर गया। जीजू बोलती है कि भाभी कुछ करें, मुझे जेल नहीं जाना। जुनजिंगो से बोलती है कि जैसा मैं बोलूँ, अगर तुम वैसा करो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। जीजू बोलती है कि ओके, जैसा आप बोलेंगे मैं करूँगी। और फिर वो पूछती है कि हम इस मैटर को डील कैसे करेंगे, ये तो मर गया है। जुनजिंग बोलती है कि तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा भी नहीं कि किसी को जान से मार सको। जीजू बोलती है कि क्या प्रॉमिस लेने के लिए मुझे ट्रिक किया। जुनजिंगो से बोलती है कि जैसा मैं बोलूँ वैसा करो और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जीजी सोचती है कि पेरेंट्स के मरने के बाद कभी किसी ने मेरी इतनी केयर नहीं की। मुझे नहीं पता था कि भाभी इतनी नाइस है। यूनचिंग जीजी को बोलती है कि तुम्हारे पास एक चीज़ है जिसे सेलफोन बोलते हैं, मुझे इसकी पिक्चर्स लेनी है। जीजी उसे कैमरा निकाल के देती है तो यूनचिंग डायरेक्टर की फ़ोटोज़ लेती है, और फिर वो चैन को कॉल करती है तो डायरेक्टर की फ़ोटो सेंड करती है और बोलती है कि शीजन को बोलो कि इस डायरेक्टर ने उसकी सिस्टर को बुली किया है, मैंने उसे बुरी तरह बीट किया है, वो डायरेक्टर पर केस करे और उसे जेल भेजे। शीजन असिस्टेंट को इशारा करते हैं कि तुम ओके बोलो। असिस्टेंट बोलता है कि ओके, आप घर जाएं, हम ये मैटर संभाल लेंगे। जीजी और यूनचिंग दोनों विला आती हैं। शैंजू बाहर खड़ा यूनचिंग का वेट कर रहा था। वो जीजी को बोलता है कि तुम अंदर जाओ, मुझे इसे अकेले में बात करनी है। जीजी भाभी को बोलती है कि भाई आने वाला है तो आप अंदर चलें। शैंजू बोलते हैं कि मुझे सिर्फ 2 मिनट में बात करनी है। जीजी यूनचिंग को बोलती है कि आप इसे बात ना करना, और आप याद रखें कि अब आप मैरिड हैं। जुनचिंगू से बोलती है कि तुम अंदर जाओ। जीजी को भाभी पर गुस्सा आता है कि वो उसके भाई को चीट करती है। वो गुस्से में चली जाती है। शीजन आते हैं तो दूर कार में बैठा उन्हें देखने लगते हैं। वो यही समझते हैं कि वाइफ नौटंकी करती है कि वो शैंशू को भूल गई है, मगर वो उसे भूल नहीं सकती। शैंशू जुनचिंग को बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि यार ने तुमसे क्या बोला कि तुम नाराज हो गई, और हम दोनों में ऐसा वैसा कुछ नहीं। तुम शीजन से बात करो कि वो मुझसे कॉपरेशन करे। जुनचिंग उसे हिट करती है तो जोर से उसका बाजू पकड़ लेती है। शैंजू मूव नहीं कर पाता। शीजियाँ सोचते हैं कि मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया। शैंजू बोलते हैं कि मेरी टांग टूट जाएगी, मुझे छोड़ दो। जुनजिंग बोलती है कि अच्छा होगा कि तुम्हारी टांग टूट जाए। शैंजू से बोलते हैं कि तुमने मुझे खुद बोला था
कि मैं तुमसे आकर अकेले में मिलूं। जुनजिंग उसे बोलती है कि जिसने तुमसे प्रॉमिस किया था वो मार चुकी है और अगर फिर यहाँ आए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। वो उसे जोर से हिट करती है। शीजन को ट्रस्ट हो जाता है कि उसकी वाइफ शैंजी को भूल चुकी है। वो कार से बाहर आते हैं तो वाइफ को कोट पहनाकर वो अंदर ले जाने लगते हैं। शैंजी बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये तुमसे मोहब्बत करेगी? ये कभी तुम्हें लाइक नहीं करेगी। शीजन असिस्टेंट को बोलते हैं कि ये कुछ ज्यादा बोरा है। असिस्टेंट शैंजी को मुंह पर टेप लगाते हैं तो वहां से दूर फेंक देता है। जीजी जैसे घर जाती है तो यंग मुड़कर देखने लगते हैं। उसे लग रहा था कि भाभी आई है। जीजी उसे बोलती है कि क्या इतनी सुंदर लड़की पहले नहीं देखी। यंग उसे टीज करते हैं कि मैं कौन सा अंधा हूँ कि तुम्हें प्रीति बोलूं। जीजी उसे बोलती है कि भाभी बोल रही थी कि मैं बहुत सुंदर हूँ और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकती हूँ। वो इस समय मेरी हेल्प करेंगी और देखो उन्होंने मुझे केक भी दिलाया है कि मुझे कंफर्ट करें। यंग शौक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि भाभी ने तुम्हें केक क्यों दिलाया। युनचिंग आती है तो बोलती है कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम भी खा लो। यंग बोलते हैं कि ये मेरी पसंद का नहीं है। युनचिंग से बोलती है कि ओके अपनी पसंद बताओ, अगली बार मैं केक तुम्हारी पसंद का लाऊंगी। और यंग को लगता था कि वो सबसे छोटा है तो सबसे लाडला है और हर कोई सिर्फ उसकी केयर कर सकता है। वो बोलते हैं कि ओके आप मुझे 2 ला कर देना। युनचिंग से बोलती है कि ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक ही लाऊंगी। वो कमरे में चली जाती है। यंग और जीजी दोनों फाइट करने लगते हैं तो क्रीम एक दूसरे के मुंह पर लगाते हैं। मॉम की डेथ के बाद सारे मेंबर सेपरेट हो चुके थे। शीजन सोचता है कि जब से मेरी शादी हुई है पहली बार मुझे घर घर लग रहा है और ये सिर्फ वाइफ के कारण है। रात को यंग स्टडी में जाता है तो भाई को बोलते हैं कि मेरी पॉकेट मनी बढ़ाएं या फिर मुझे 2% शेयर दें। शायद से बोलते हैं कि तुम्हें शेयर्स का क्या करना है। यंग बोलते हैं कि मैंने $2000 मार्शल इंस्ट्रक्टर को दिए मगर उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया। भाभी ने 2 ही मूव्स में मुझे हरा दिया और वो फीमेल होकर मुझसे जीत गई। मुझे तो शर्म आ रही है। और फिर वो बोलते हैं अगर भाभी मुझे कोच करें तो मैं उन्हें फी दूंगा। वो खुशी खुशी मुझे सिखाएंगे। शीजन बोलते हैं कि शेयर्स नहीं मिलेंगे और फिर वो उसे बताता है कि तुम आर्मी में जा रहे हो। यंग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। शीजन बोलते हैं कि कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम्हारा सिर्फ यही सोल्यूशन है कि तुम आर्मी की ट्रेनिंग करो। शीजन बात लेकर आते हैं। जुनजिंग बाहर खड़े उसका वेट कर रही थी। वो उसे बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। शीजन उसे बोलता है कि अगर तुम ये बात मनवाना चाहती हो कि मैं जीजी को फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने दूं तो तुम्हें इसके लिए प्राइस चुकाना पड़ेगी। जुनजिंग बोलती है कि इस रिडक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती और फिर उसे बोलती है कि ओके तुम अब उसे परमिशन दो। शीजन बोलते हैं कि अगर मैं ना मानूं तो तुम क्या कर लोगी। जुनजिंग बोलती है कि मैं उसी का साथ दूंगी और तुम मुझे ब्लेम ना करना और वैसे भी मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं। शीजन से बोलते हैं कि यंग बोल रहा था कि वो तुमसे माशाल्लाह की ट्रेनिंग लेना चाहता है और इसके बदले वो तुम्हें 2% शेयर देना चाहता है। युनजिंग बोलती है कि मैंने उसे प्रॉमिस नहीं किया कि मैं उसे ट्रेनिंग दूंगी और उसकी जैसी रेपुटेशन है वो तो फैमिली के लिए धब्बा है। शीजन बहुत सैड हो जाता है तो बोलता है कि मैं सिर्फ बिजनेस करना जानता हूँ, फैमिली को कैसे संभालते हैं ये मुझे नहीं आता। युनजिंग बोलती है कि अगर नहीं आता तो सीख लो। युनजिंग बातें करते हुए बेड पर बैठती है तो शीजन उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें और जाने के लिए क्यूरियस हो रहा हूँ। युनजिंग गुस्से आती है तो बोलती है कि 1 साल के बाद हम दोनों सेपरेट हो जाएंगे। वो जानने लगती है तो शीजन उसे सेलफोन देता है और बोलता है कि अगर कोई बात हो तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट किया करो। और फिर उसे पूछता है कि तुम जीजी की हेल्प क्यों करना चाहती हो और क्या सिर्फ इस कारण कि वो तुम्हारे जैसे लड़की है। युनशिक बोलती है कि नहीं, मेरी भी एक बहन है और जीजी मुझे बहन लगती है। वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करने लगती है। युनचिंग की छोटी बहन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जा रही थी तो युनचिंग उसे बोलती है कि जियांग फैमिली में तुम पहली लड़की हो जो बिजनेस करने वाली हो और तुम्हें मेल्स के साथ काम करना होगा। ये बहुत डिफिकल्ट है। पॉसिबल है कि तुम फैमिली का नाम खराब कर दो। योनिंगो से बोलती है कि तुम और भाई जर्नल्स हो। मैं तुम दोनों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यूजलेस हूँ और मेरा भी दिल चाहता है कि मैं पैसे अर्न करूँ और आप दोनों की बर्थडे हो तो मैं दोनों को अपने पैसों से गिफ्ट दूँ। और फिर हम प्रेजेंट लाइफ में देखते हैं युनशिंग सोचती है कि मैं तुम लोगों को मिस कर रही हूँ। शीजन उसे बोलते हैं कि ओके मैं तुम्हारे कहने पर उसे परमिशन दे देता हूँ मगर उसे अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग शीजन ऑफिस जाने लगते हैं। जीजी बाहर बैठी थी तो वो उसे बोलता है कि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकती हो और मैं ग्रैंडपा से बात कर लूंगा। जीजी उसका थैंक्स करती है तो शीजन उसे बोलते हैं कि अगर थैंक्स करना है तो अपनी भाभी का करो क्योंकि उसने मुझे बोला तो मैंने उसकी बात मानी। जीजी बोलती है कि भाभी बहुत नाइस है, कल उसने मेरी बहुत हेल्प की। और फिर बोलती है कि आपने डायरेक्टर वाला मैटर सॉल्व करने में बहुत पैसा लगाया मगर अपनी वाइफ के लिए आप कोई पैसा स्पेंड नहीं करते।
और उनके पास तो बैंक कार्ड भी नहीं। शीजन बोलते हैं कि ओके, मैं चैन को बोल दूंगा, वो उसे पैसे ट्रांसफर कर देगा। और दिल में सोचते हैं कि मैं तो उसे पैसे इस कारण नहीं देता था कि शायद वो शैंजू की हेल्प करे। शीजन चला जाता है। जुनशिंग आती है तो जीजी बोलती है कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, शायद मुझे किसी मूवी में रोल मिल जाए। जुनशिंग से बोलती है कि मैंने तुम्हारा एडमिशन डांस, एक्टिंग और मार्शल आर्ट स्कूल में करवाया है। पहले तुम तीनों चीज़ें सीखोगी तो फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकती हो। तभी जीजी अपने फ़ोन पर न्यूज़ देखती है तो जुनशिंग को बताती है कि विलेज में फ्लड आया है, बहुत से विलेजेस पानी से भर गए हैं और लोग हेल्पलेस हैं। जुनशिंग से बोलती है कि अगर तुम चाहती हो कि हमेशा के लिए खुश रहो तो उन लोगों के लिए कुछ डोनेट करो। जीजी बोलती है कि मेरे पास जितने पैसे हैं मैं सब आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ और आगे क्या करना है ये आप जाने। वो उसे पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। जुनशिंग ड्राइवर के साथ जाती है तो लोगों की हेल्प कर देती है। इस टाइम वो रास्ते में थी कि उसे घर से कॉल आती है कि यंग मास्टर का सेकंड अंकल आया है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि उन्हें आपसे मिलना है। दूसरे सर पर देखते हैं कि सेकंड अंकल बहुत गुस्से में था। वो दोनों मेड्स को बोलते हैं कि शीजन की वाइफ अभी तक घर क्यों नहीं आई और क्या उसे नहीं पता कि हम 2 घंटे से उसका वेट कर रहे हैं। मेड जियांग बोलती है कि आप नहीं जानते कि वो बहुत डेंजरस हो चुकी है। उसकी स्टेप सिस्टर उसे मिलने आई तो उसने उसे मिलने से मना कर दिया और मुझे उसने हिट किया। और फिर और फ्यूल ऐड करने लगती है कि वो थर्ड मिस और फोर्थ यंग मास्टर को बहुत बुली करती है। इवन खाने पीने की केयर नहीं करती और दोनों को सिर्फ मेड्स का आसरा है, वरना उन्हें तो घर का खाना भी ना मिलता। अंकल बोलते हैं कि वो लो क्लास की है, मैं उसे घर से निकाल दूंगा। जुनचिंग आती है तो उनकी बातें सुन लेती है। वो शाओ से जीजी और यांग का पूछती है तो कमरे में जाने लगती है। सेकंड अंकल की बेटी जुनचिंग को जोर से आवाज देती है तो बोलती है कि क्या हम लोग नजर नहीं आए। जुनचिंग से बोलती है कि तुम कौन हो। शीजन की कजन उसे बताती है कि मैं शीजन के सेकंड अंकल की बेटी हूँ। जुनचिंग से बोलती है कि क्या आंट अंकल ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि तुम्हें मुझे भाभी बुलाना चाहिए। अंकल बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि इससे ऐसे बात करो, तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें रूल सिखाता हूँ क्योंकि फैमिली का हेड मैं हूँ। और पूछते हैं कि क्या शीजा ने तुम्हें फैमिली के रूल नहीं सिखाए। जुनचिंग बोलती है कि क्या आपने अपने बच्चों को फैमिली के रूल नहीं सिखाए, ये बड़ों से कैसे बात कर रहे हैं और आप कब से फैमिली के हेड होने लगे। अंकल का बेटा बोलता है कि मैं ऐसे लेसन सिखाता हूँ। वो जुनचिंग को हिट करने लगते हैं। जुनचिंग उसके पेट पर वार करती है तो उसे हिट करके गिरा देती है। अंकल बोलते हैं कि फैमिली का हेड मैं हूँ, मैं तुम्हें नील डाउन कराऊंगा। वो जुनचिंग पर हाथ उठाने लगते हैं। शियन आते हैं तो बोलते हैं कि फैमिली का हेड मैं हूँ और आप कौन हैं कि मेरी वाइफ को हर्ट करें। अंकल बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने मेरे बेटे को बुली किया। शीजन बोलते हैं कि घर में 2 कैमरास लगे हैं, मुझे पहले से पता है कि किसने किसे बुली किया और शायद आपके बेटे शीली को जॉब की ज़रूरत नहीं, मैं इसे कॉम्पिटिशन निकाल रहा हूँ। अंकल बोलते हैं कि मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तुम ऐसा ना करो। शीजन चैन को बोलते हैं कि इन्हें बाहर निकालो, अगर ना माने तो तुम गार्ड्स को बुलाना। अंकल फैमिली को लेकर बाहर चले जाते हैं। जियांग उनके पीछे जाने लगती है तो जुनजिंग से बोलती है कि तुम इस मंथ की सैलरी लो तो यहाँ से चली जाना। जियांग गुस्से में आती है तो बोलती है कि मैं 10 साल से यहाँ काम कर रही हूँ और तुम कौन हो कि मुझे जॉब से निकालो। शीजन बोलते हैं कि तुम कौन हो कि मेरी वाइफ से ऐसे बात करो, तुम अपनी सैलरी लो और यहाँ से चली जाओ। दूसरी साइड पे देखते हैं कि यंग इंटरनेट कैफे में फिर से गेम्स खेल रहा था। एक फ्रेंड आता है तो बोलते हैं कि मुझे न्यूज़ मिली है कि तुम्हारी भाभी और शीली की फाइट हुई है। भाभी ने शीली की बहुत पिटाई लगाई। यंग बोलते हैं कि क्या भाभी ठीक है। वो भाभी के लिए वरीड होने लगते हैं तो भागता घर जाता है। उधर जोशिंग कुकीज खा रहे थे तो शीयन उसे पानी ला कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर अंकल की फैमिली फिर से घर आकर तुम्हें बॉदर करे तो मुझे कॉल करना, उन्हें मैं खुद डील करूंगा। जोजिंग उसके मुंह में एक कुकी डालती है तो बोलती है कि इसे टेस्ट करो। शीजन बोलते हैं कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें इस बेकरी लेकर चलूंगा, तुम अपने लिए जो चाहे खरीदना। जोजिंग बोलती है कि मुझे शुगर कोटेड चीज़ें पसंद नहीं। वो वहाँ से चली जाती है। यंग आते हैं तो बोलते हैं कि क्या वो लोग चले गए हैं। शीजन हाँ बोलते हैं। यंग बोलते हैं कि कहीं शीली ने भाभी को हर्ट तो नहीं किया, वो बहुत कनिंग है। शीजन बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भाभी को कोई बुली कर सकता है। और फिर वो दिल में सोचते हैं कि क्या मैंने उसे वाइफ एक्सेप्ट कर लिया है। वो यंग को बोलते हैं कि तुम्हारा आर्मी में एडमिशन हो गया है तो तुम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो। यंग बोलते हैं कि मुझे ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना। शीजन बोलते हैं कि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं। यंग बोलते हैं कि मैं भाभी को बोलूंगा तो वो आपको मना लेंगे। शीजन बोलते हैं कि ये आइडिया उसी का है। यंग अकेले बैठा बोल रहा था कि शायद भाभी मुझे लाइक नहीं करती तो वो चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। और चीजी जो बोलती है भाभी उसकी हर बात मान लेती है। युनजिंग आती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें जर्नल नहीं बनना। यांग बोलते हैं कि मैंने इजी लाइफ गुजारी है, मैं सोल्जर नहीं बन सकता। युनजिंग उसे बोलती है कि जनरल युनजिंग
जब तुम्हारी एज की थी तो 200 सोल्जर्स के साथ वो युद्ध के लिए गई थी। तुम उसे इतना एडमायर करते हो तो उस जैसे क्यों नहीं बनते? यांग बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ मगर सोल्जर नहीं बन सकता। जुनजुंग से बोलती है कि तुम्हारे दोनों बड़े भाई बिजनेस में कामयाब हैं और क्या तुम चाहते हो कि सारी लाइफ उनके सामने हाथ फैलाओ? यांग बोलता है कि ओके, मैं आपके कहने पर आर्मी में चला जाऊंगा मगर मुझे गिफ्ट दें। जुनजुंग ओके बोलती है और फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट चैन शीजन को कॉल करके बताता है कि मैंने मिस की सारी इन्फॉर्मेशन चेक की है। मैडम की मॉम की फैमिली को चेक किया। उनकी मॉम इकलौती बेटी थी और उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी जो आपकी वाइफ है। इवन उनका कोई कज़न भी नहीं और फादर वाली साइड से उनका स्टेप ब्रदर तो है मगर वो आर्मी में नहीं है और मुझे लगता है कि ये लड़के की और है। अगर आप चाहें तो मैं और इन्फॉर्मेशन चेक करता हूँ। शीजन बोलते हैं कि कुछ और चेक करने की ज़रूरत नहीं, तुम सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दो। नेक्स्ट डे यूजिंग ब्रेकफास्ट बनाती है तो दोनों बहन भाई लास्ट राइस केक के लिए लड़ रहे थे और दोनों इस बात को लेकर लड़ रहे थे कि भाभी उससे ज्यादा प्यार करती है। शीजन आते हैं तो बोलते हैं कि फैंगली आ रहा है। दोनों फाइट करना भूल जाते हैं। शीजन प्लेट उठा लेते हैं तो जैंग बोलते हैं कि भाई खाना लेने के लिए झूठ क्यों बोला? जीजी बोलती है कि भाई ये भाभी ने हमारे लिए स्पेशल बनाए हैं तो आप नहीं खा सकते। चुनचिंगू से बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हें अर्ली मॉर्निंग मीटिंग के लिए जाना है तो मीटिंग के लिए क्यों नहीं गए? शीजन बोलते हैं कि आज मंडे है, मैंने स्टाफ को बोला था कि सब 1 घंटा लेट आएँ और 1 घंटा वो फैमिली को दें। जुनजिंग हैरान होती है तो बोलती है कि तुम तो उनकी बहुत केयर करने लगे। शीजन उसे बोलता है कि तुमने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट किससे सीखा? जुनजिंग बोलती है कि मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। शीजन उसकी बात सुनकर हैरान होने लगता है और ये बात तो वो जान चुका था कि वो जियांग फैमिली की बेटी नहीं। जीजी बोलती है कि आपकी स्टेप मॉम को हर कोई जानता है, वो तो इतनी कनिंग है, वो इतना अच्छा खाना कब से बनाने लगी और आपको भला वो क्या सिखाती? सब लोगों को ब्रेकफास्ट हो जाता है तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सेकंड ब्रदर फैंगली आते हैं तो बोलते हैं कि क्या सब मेरा वेलकम करने के लिए वेट कर रहे थे? यहाँ कोई भी उसे लाइक नहीं करता था। यांग बोलते हैं कि हम तो ब्रेकफास्ट करके जा रहे थे। जीजू भाई को बोलती है कि आप लेट हो रहे हैं तो ऑफिस जाएं। वो दोनों चले जाते हैं। यांग भाभी को बोलते हैं कि चलें, मुझे आपसे बात करनी है। वो उसे कमरे में ले जाता है। फैंगली सोचता है कि ये तो मेरिकल हो गया कि सारी फैमिली बैठकर एक साथ ब्रेकफास्ट कर रही है। यंग भाभी को कमरे में लाता है तो बोलते हैं कि मैं फैमिली के बारे में आपको बहुत बातें बताऊंगा मगर एक इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे एक गिफ्ट चाहिए। योंजिंग उसके हाथ पर स्टिक लगाती है तो बोलती है कि एक इन्फॉर्मेशन के बदले एक स्टिक मिल सकती है। यंग बोलते हैं कि ओके, मैं ऐसे ही बताता हूँ। वो से बोलते हैं कि फैमिली और हमारा फादर एक है मगर माइंड डिफरेंट है। फैमिली की मॉम बहुत बुरी औरत है, उसने डैड को ट्रिक किया तो प्रेग्नेंट हो गई और फैमिली के जन्म के बाद उसने डैड को ब्लैकमेल किया, 700 मिलियन डॉलर लिए तो अपने बेटे को मॉम के पास छोड़कर चली गई। मॉम ने किसी भेदभाव के बिना भाई को हमारे साथ ही पाला था मगर जैसी मॉम की डेथ हो गई तो फैमिली को मॉम उसे वापस ले गई और जब से वो अपनी माँ के पास वापस गया है तो वो वही करता है जो उसकी माँ बोलती है। हम उसे लाइक नहीं करते मगर ग्रैंडपा फैमिली को लाइक करता है। युनजिंगू से बोलती है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसने ग्रेजुएशन नहीं की तो भी वो बिजनेस कर रहा है मगर तुम खुद को देखो, तुम किसी काम के नहीं। यांग बोलते हैं कि ओके, मैं विलिंगली आर्मी चला जाऊंगा मगर आप उसे लेसन सिखाना। युनजिंग ना बोलती है। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। वो जाकर दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने फैंगली था। वो युनजिंग को बोलते हैं कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। यांग बोलते हैं कि भाभी को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं। युनजिंग पॉट ले लेती है। फैंगली यांग को बोलते हैं कि तुम अब बड़े हो चुके हो तो भाभी से ऐसे अकेले में नहीं मिल सकते। यांग गुस्से में आने लगते हैं तो युनजिंग बोलती है कि वो ठीक बोल रहा है। यांग वहाँ से चला जाता है। फैंगली बोलते हैं कि मेरा कमरा सामने है, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता सकती हो। युनजिंग जानना चाहती थी कि वो क्या करना चाहता है तो वो ओके बोलती है और फिर हम देखते हैं कि यंग बाहर जाने लगते हैं। फर्श पर कोई चीज़ थी, उसका शूज स्टाक हो जाता है तो वो पाँव नहीं उठा पाता। वो समझ आता है कि ये काम किसका है। फैंगली आता है तो बोलता है कि आज मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगा। फैंगली हर बात अपनी माँ की मानता था। दूसरों के सामने वो प्रिटेंड करता कि वो बहुत इनोसेंट है और बहन बहन के साथ नाइस है मगर जैसे ही वो यंग के साथ अकेले में होता तो वो डेविल बन जाता। वो यंग को हिट करने लगता है। योंजिंग आती है तो उसे जोर से हिट करती है और फिर वो उस स्टिक से बहुत ज्यादा मारने लगती है कि तुमने अपने भाई को हर्ट करने का कैसे सोचा। यंग बोलते हैं कि इसे और मारें। योंजिंग उसे भी हिट करती है। दोनों भाई बहुत आर्ग्यू करने लगते हैं तो योंजिंग दोनों को पनिश कर देती है और बोलती है कि तुम दोनों भाई हो तो भाइयों की तरह रहना सीखो। जीजी आती है तो बोलती है कि अच्छा है कि दोनों पनिश रहें और फिर वो यंग को बताती है कि मैं माशाल्लाह की क्लास में गई थी, मेरी टांगे और बाजू दुख रहे हैं तो मैं जाकर रेस्ट करूंगी। योंजिंगू से बोलती है कि मैं ऑयल लेकर आती हूँ तो तुम्हारा मसाज करूंगी।
जीजी ओके बोलती है। ग्रैंडपा बाहर खड़ा अंदर सब कुछ सुन रहा था, तो वो सेटिस्फाई होकर चला जाता है और बोलते हैं कि जब तक ये यहाँ है, मुझे किसी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और यूनची को टाइम टू टाइम अपने प्यारों की याद आने लगती थी, तो वो उन्हें माइंड से नहीं निकाल पा रही थी। वो बहुत अपसेट होने लगती है। वो अपने भाई को याद करती है, तो बहुत अपसेट होने लगती है। वो शीजन को कॉल करती है, शीजन खुश हो जाता है, तो सिस्टर को बोलते हैं कि शायद वो चाहती है कि मैं घर आऊँ। शीजन उसे बोलते हैं कि क्या मुझसे कुछ काम है। यूनजिंग से बोलती है कि जब से मेरा भाई युद्ध पर गया था, उसे बहुत बड़ा शौक लगा। वो मेंटली अपसेट रहता है, तो उसे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। अगर तुम किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हो, तो मीटिंग अरेंज करवाओ। शीजन ओके बोलता है, मगर उसे ये नहीं पूछता कि तुम्हारा भाई कौन है जो युद्ध पर गया था। और यूनजिंग को एक्चुअली खुद अपना चेकअप करवाना था, तो वह साइकियाट्रिस्ट से मिलने आती है। वो सेशन लेकर बाहर आती है, तो फैंगली से बोलते हैं कि क्या अकेले में अपने लवर से मिलने आई हो। और जब से वो वापस आया था, उसने नोट कर लिया था कि सारा घर भाभी के कंट्रोल में है। उसने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। वो जुनजी को पिक्चर दिखाते हैं, तो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा लवर शैयू इस हॉस्पिटल में एडमिट है, और बताओ तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। जुनजी उसके पेट को हिट करती है, तो बोलती है कि उसके साथ भी मैंने यही कुछ किया। और फिर से बोलती है कि दूसरों के सामने तुम प्रिटेंड करते हो कि तुम डिसेंट हो, मगर अकेले में किसी से मिलते हो तो तुम्हारा यही रियल फेस है। फैंगली अपोलोजाइज करते हैं कि फिर ऐसा नहीं होगा। युनजिंग से बोलती है कि ओके, मेरे साथ घर चलो। रात को युनजिंग शीजन को कॉल करती है कि हम डिनर पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। शीजन उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है, और हर रोज वो स्टाफ से ओवर टाइम करवाता था, तो आज बोलते हैं कि तुम सब अर्ली जा सकते हो और जाकर अपनी अपनी फैमिली को टाइम दो। सब हैरान होने लगते हैं। उधर सब लोग डिनर के लिए आ जाते हैं, मगर युनजिंग किसी को खाना स्टार्ट नहीं करने देती। शीजन आते हैं, तो युनजिंग बोलती है कि ओके, तुम लोग खाना स्टार्ट कर सकते हो। फैंगली और यांग फिर से फाइट करने लगते हैं कि ये खाना भाभी ने बनाया है, तो पहले मैं खाऊंगा। जीजी दोनों की फाइट देखकर खुश होने लगती है, तो सोचती है कि मुझे दोनों की फाइट भी अच्छी लग रही है, क्योंकि जब से मॉम डैड की डेथ हुई है, हमने एक साथ खाना नहीं खाया। और हमेशा मैं रेस्टोरेंट में अकेली खाना ऑर्डर करती हूँ, तो कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता। शायद ये योंजी को देखते हैं, तो सोचते हैं कि तुमने फिर से हमें एक कार ही दिया, और दिल में उसका थैंक्स करने लगते हैं। खाने के बाद यांग आते हैं, तो बोलते हैं कि देखो भाभी मुझे स्पेशली ट्रीट करती है। उसने मेरे लिए मिल्क बनवाया और स्पेशली ऑर्डर दिया है कि मैं दूध पी कर सोऊं। जीजी और फैंगली उसे अपना अपना ग्लास दिखाते हैं, तो बोलते हैं कि हमें भी एडवाइस किया है कि हम लोग दूध पिएं। शियाओ आती है, तो बोलती है कि हाँ, एक गिलास मुझे भी दिया। शीजन आ रहा था, तो सोचते हैं कि वो सबकी फिक्र करती है, मगर मेरी फिक्र नहीं करती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फैंगली सोया हुआ था, तो सपने में अपनी पास्ट लाइफ देखता है। जब मिसेस फैंग की डेथ हो जाती है, तो उसकी मॉम जिया उसे वापस ले जाती है। और फैंगली नहीं चाहता था कि वो अपने बहन भाइयों से दूर रहे, तो मॉम को बोलते हैं कि मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप मेरी मॉम नहीं हैं। जिया उसे ज़बरदस्ती अपने घर रखती है, तो दिन रात टॉर्चर करती है, और फिर वो उसका माइंड बनाती है कि तुम फैंग फैमिली के वारिस बनोगे, तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। और वो हर मंथ उसे यहाँ भेजा करती थी कि वो अपने बहन भाइयों को बुली करे और चांस देकर उन्हें किसी तरह मार दे। फैंगली जागते हैं, तो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी है, वो मेरे बहन भाई हैं, तो मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। मगर उसे अपनी मॉम की बात मानना थी कि उसे वारिस बनना है। उसके माइंड में बेस्ट आइडिया यही आता है कि अगर वो भाभी की हेल्प ले, तो वारिस बन सकते हैं, और ऐसे वो किसी को हर्ट भी नहीं करेगा। मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तो युनजिंग को बोलते हैं कि मैंने खुद आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। युनजिंग ब्रेकफास्ट लेकर चली जाती है। युनजिंग ने चैन के थ्रू सारा पता करवा लिया था कि फैंगली की मॉम की नेचर कैसी है और वो क्या करना चाहती है। वो उसे चेंज करना चाहती थी, तो ग्रैंडपा को कॉल करती है कि फैंगली की मॉम को बोलना कि वो कुछ दिन और यहाँ रहेगा। फैंगली बात सुन लेते हैं, तो सोचते हैं कि ये मुझे फेवर कर रही है, तो हर तरह से मेरी हेल्प करेगी। युनजिंग घर से जाने लगती है, तो फैंगली से बोलते हैं कि आज ड्राइवर की छुट्टी है, तो आप मेरे साथ चलें। युनजिंग बोलती है कि मैं जा सकती हूँ। फैंगली से बोलते हैं कि मैंने सुना कि यंग अपने 2% शेयर तुम्हें देना चाहता है, मगर तुमने उसे मना कर दिया। अगर तुम वारिस बनने में मेरी हेल्प करो, तो मैं अपने 10% शेयर तुम्हें दूंगा। जुनशिंग ओके बोलती है, और फिर उसे बोलती है कि एक और कंडीशन है। फैंगली गुस्से में आता है, तो जुनशिंग उसे बोलती है कि अगर नहीं माने तो तुम जा सकते हो। फैंगली बोलते हैं कि ओके, आप कंडीशन बताएं। जुनशिंग उसे बोलती है कि तुम अपने छोटे बहन भाइयों को नाइसली ट्रीट करोगे, और याद रखोगे कि तुम बड़े हो तो उनकी बर्दाश्त करोगे। फैंगली चुप रहता है, और सबसे पहले जुनशिंग जीजी को पिक करने जाती है। जीजी जैसे कार में बैठती है, तो भाभी का थैंक्स करती है कि आप मेरी बहुत केयर करती हैं, आप मुझे पिक करने आई। फैंगली बोलते हैं कि क्या मेरा थैंक्स नहीं करोगी, मैं तुम्हें पिक करने को टाइम निकाला। जीजी उसका थैंक्स कर देती है।
फैंगली रूड होकर बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है कि मेरी रिस्पेक्ट करो। यूनचिंग तो जानती थी कि ये जी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती, तो वो फैंगली को स्टिक लगाती है और फिर वो लोग यांग को पिक करने आते हैं। यांग जैसे ही फ्रंट सीट पर बैठते हैं तो फैंगली को देखकर बोलते हैं कि क्या ड्राइवर नहीं आया, मुझे इसके साथ नहीं जाना। यूनचिंग बोलती है कि चुपचाप बैठे रहो। फैंगली बोलते हैं कि अगर मेरे साथ नहीं बैठना तो अभी उतर जाओ। वो मिरर में यूनचिंग को देखते हैं, वो गुस्से में थी, तो फैंगली नाइस होकर बोलते हैं कि तुम मेरे बेस्ट ब्रदर हो, तुम सीट बेल्ट बांधो तो मैं कार स्टार्ट करूं। और यांग भी जानता था कि भाभी उसे पनिश करेगी, तो वह नाइस होकर फैंगली से बात करने लगता है और दोनों नाइस बने की नौटंकी कर रहे थे। मगर जीजी को भाइयों का प्यार अच्छा लग रहा था। चारों एक साथ घर आते हैं, तभी शीजन आता है तो सोचता है कि चारों एक साथ घर आए हैं, मेरा ऑफिस रास्ते में था, मगर इसने मुझसे नहीं पूछा कि मुझे राइड चाहिए कि नहीं। वो बहन भाइयों को बोलते हैं कि तुम अंदर जाओ, मुझे तुम्हारे भाभी से बात करनी है। वो लोग चले जाते हैं। वो जुनजिंग को बोलते हैं कि तुमने सबकी सुलह करवा दी, मगर मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। जुनजिंग बोलती है कि मुझे पता है कि तुमसे बात मनवाना मुश्किल है। सीजन बोलते हैं कि हाँ, कोई और नहीं मनवा सकता, मगर बात तुम्हारी है तो सब कुछ पॉसिबल है। और फिर हम देखते हैं कि यूनजिंग फैंगली को बोलती है कि तुम अपनी मॉम के पास वापस जा रहे हो। और ये बात वो ऑलरेडी जान गई थी कि उसकी माँ उसे जानबूझकर यहाँ भेजती है कि ग्रैंडपा के दिल में बाकियों के लिए नफरत भरे, तो ग्रैंडपा फैंगली को वारिस बनाए। फैंगली बोलते हैं कि क्या आप मुझे अकेला छोड़ रही हैं। जुनजुंग बोलती है कि सबके रास्ते सेपरेट होते हैं, अगर तुम्हें हमारी ज़रूरत होगी तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। दोनों जिया से मिलने जाते हैं। जिया युनजुंग को बोलती है कि मेरा बेटा वारिस बनेगा, तुम मेरा साथ दो तो तुम्हारी लाइफ भी अच्छी रहेगी। और जियांग फैमिली को मैं जानती हूँ, वो लोग बहुत पुअर हैं, तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे सकते। युनजुंग बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं। जिया उसे बोलती है कि ओल्ड मैन, कंपनी मेरे बेटे के नाम करने वाला है, 10% शेयर इसके पास ऑलरेडी हैं। अगर ओल्ड मैन अपने शेयर इसे दे दे तो ये 20% का मालिक बन जाएगा और कंपनी का प्रेसिडेंट यही बनेगा। युनजिंग बोलती है कि क्या इसने तुम्हें ये नहीं बताया कि इसने अपने 10% शेयर मुझे दे दिए हैं और मैं शीजन की वाइफ हूँ, उसके 10% शेयर भी मेरे हैं, तो मैं 20% की मालिक हूँ और कंपनी में वही होगा जो मैं चाहूँगी। तुम अपने बेटे को ले जाना चाहती हो तो ले जा सकती हो, मगर फैंग फैमिली की प्रॉपर्टी में से इसे कुछ नहीं मिलेगा। जिया उसे स्लैप करने लगती है। युनजिंग उसका हाथ पकड़ लेती है तो उसके मुंह पर वाइन डालती है और फिर वो जिया को बोलती है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, फैंगली को कंपनी से निकाल दिया गया है। जिया बहुत गुस्से में आ रही थी। युनजिंग बाहर आती है तो सिस्टर चैन को कॉल करती है कि मैंने अपना काम काट दिया है, आगे क्या करना है ये तुम जानते हो। चैन ओके बोलता है। जिया फैंग भी ला जाती है, मगर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। जिया घर वापस जाती है तो फैंगली को फिर से टॉर्चर करने लगती है। उसने उसे बांध रखा था और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। जिया फैंगली को बोलती है कि क्या तुम उस लड़की को इतना एडमायर करते हो, तुमने अपने शेयर उसे क्यों दिए और मुझे चीट क्यों किया। फैंगली बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप मुझसे नहीं बल्कि शेर से मोहब्बत करती हैं, आपने मुझे जितना यूज़ करना था कर लिया, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा और ना ही अपने बहन भाइयों को हर्ट करूंगा। जिया बोलती है कि मिसेस फैंग ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था और अच्छा हुआ कि वो जल्दी मार गई। और फिर बोलती है कि अगर मैं तुम्हें मारने की धमकी दूं, ग्रैंडपा सॉफ्ट पड़ेगा तो वो मुझे पैसे देगा। फैंगली बोलते हैं कि किसी को ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही मर जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी बेनिफिट मिले। मॉम बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मुझे धमकी दो और अगर मरना चाहते हो तो अभी मरो। वो उसके सर को हिट करने लगती है। असिस्टेंट चैन ने पुलिस को कॉल की थी। पुलिस वहां आती है तो जिया को अरेस्ट करके ले जाती है। युनजिंग कमरे से बाहर निकलती है तो दोनों बहन भी बाहर खड़े थे और ग्रैंडपा ने पहले से बोल दिया था कि अब से फैंगली के साथ उनका कोई भी रिलेशन नहीं। मगर दोनों फैंगली के लिए वरिड हो रहे थे तो भाभी को बोलते हैं कि आप ग्रैंडपा से बोलें कि हमें अपने भाई से मिलना है। युनजिंग यांग को बोलती है कि तुम तो अपने भाई से नफरत करते थे। यांग बोलते हैं कि जब से वो वापस अपनी मॉम के पास गया है तब से नफरत करता हूँ, वरना हमारा तो आपस में बहुत प्यार था। और फिर दोनों बोलते हैं कि हम अपने 10% शेयर्स आपके नाम ट्रांसफर कर देंगे, आप हमारी हेल्प करें। युनजिंग यांग को बोलती है कि तुम्हारे पास तो कोई भी शेयर नहीं, तो तुम मुझे क्या दोगे। यांग हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। शीजन आते हैं तो बोलते हैं कि तुम अब सोल्जर हो तो तुम्हें शेयर्स की क्या जरूरत, और तुमने अग्रीमेंट साइन किया था कि शेयर्स तुम मुझे दे रहे हो। यांग बोलते हैं कि क्या फिर से मुझे फूल बनाया। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं। यांग भाई को बोलते हैं कि तुम तो हमेशा मुझे बीट करते हो, तो उस ईवल वीमन को तुमने हर्ट क्यों नहीं किया और उसे मार क्यों खाई। फैंगली बोलते हैं कि तुम भी भाभी से मार खाते रहते हो और मैं भला किसी लेडी से पीट क्यों नहीं सकता। यांगो से बोलते हैं कि खुश हो जाओ कि तुम्हारे पास कोई शेयर नहीं, तो मेरे भी शेयर चले गए हैं, और क्या आप खुश हो कि हम दोनों इक्वल हैं।
फैंगली बिग ब्रदर से पूछता है कि क्या ये सच बोल रहा है? भाई हाँ बोलता है। फैंगली से बोलता है कि हम दोनों इक्वल नहीं हैं, क्योंकि भाई ने अमेरिका वाली कंपनी का सीईओ मुझे बनाया है और उस कंपनी के 21% शेयर मुझे दिए हैं। यंग शॉक रह जाता है, तो बोलते हैं कि क्या फिर से मुझे फूल बनाया? फैंगली बोलते हैं कि अगर तुम्हें पॉकेट मनी की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। यंग बोलते हैं कि तुम सबके सब चीटर हो। और फिर हम देखते हैं कि शीशी अपनी क्लासेस ले रहे थे। फैंगली हॉस्पिटल था, तो यंग उसके साथ रुककर उसकी केयर कर रहा था। 1 मंथ के बाद तीनों घर आते हैं, तो बहुत चेंज हो चुके थे, मगर ये चेंज पॉजिटिव था। जीजी को एक प्ले में हीरोइन का रोल मिल जाता है, तो वो दूसरी सिटी जा रही थी, मगर बहुत सैड हो रही थी। जुनशिंग उसे एक ड्रेस देती है, तो बोलती है कि ये मैंने अपने हाथ से बनाया है। जीजी बहुत खुश हो जाती है। फैंगली यूएस जा रहा था, तो जुनशिंग ने उसे एक बुक दी थी। फैंगली बोलते हैं कि भाभी, मैं नहीं जानता कि हम फिर कब मिलेंगे, मगर वापस आने से पहले मैं पूरी बुक पढ़ूंगा। यांग बोलता है कि भाभी, मैं भी ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे डबल गिफ्ट दें। योनचिंग उसे एक बैग देती है, तो बोलती है कि इसमें 2 गिफ्ट हैं। यांग बैग देखते हैं, तो बोलते हैं कि क्या फिर से मुझे फूल बनाया? इसमें तो सैंड बैग हैं। शिजियन उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं, तो ये मुझे दे दो, मैं उन्हें उठाकर एक्सरसाइज करूंगा। यांग बोलते हैं कि ये गिफ्ट मेरा है, तो मैं आपको क्यों दूं? शिजियन बोलते हैं कि अब तुम सोल्जर हो, यांग मास्टर नहीं, मुझे शिकायत का मौका ना मिले। अगर कमांडर ने मुझसे तुम्हारी शिकायत की, तो मैं तुम्हें खुद आकर पनिश करूंगा। यांग ओके बोलते हैं। तीनों चले जाते हैं, तो श्याओ और शियन रोने लगते हैं। यांग रास्ते में था, वो बैग उठाते हैं, तो नीचे एक बैंड और नोट था। नोट बहुत इमोशनल था, तो यांग बोलते हैं कि क्या भाभी मुझे रुलाना चाहती हैं? और उसे लग रहा था कि वो भाभी के लिए सबसे स्पेशल है, तो ये बैंड सिर्फ उसे मिला है। वो उसे पहन लेते हैं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शेयन योनजी को कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो बोलते हैं कि अब से तुम फैंग चैरिटी की चेयरमैन हो। तीनों डेविल्स यहाँ से चले गए हैं, तो तुम शांति से काम कर सकती हो और हमारा भी एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास अच्छी जॉब हो, ताकि तुम्हें लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। फ्लैशबैक में देखते हैं कि असिस्टेंट शीजियन से पूछते हैं कि आपकी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची और क्या वाइफ को इम्प्रेस किया कि नहीं। शीजियन बोलते हैं कि वो फैंसी चीज़ों से खुश नहीं होती और मुझे नहीं समझ आती कि मैं उसे इम्प्रेस कैसे करूँ। असिस्टेंट बोलते हैं कि आप उन्हें अपनी कंपनी में जॉब दें, आप सारा दिन एक साथ कंपनी में रहेंगे, साथ आया करेंगे और साथ ही घर जाया करेंगे। आप दोनों को मोहब्बत हो जाएगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, शीजन बोलते हैं कि तुम ये समझ लो कि मैं सेल्फिश हो गया हूँ, इसी कारण मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में जॉब करो। युनचिंग ओके बोलती है। शीजन उसे बोलते हैं कि क्या मुझे गिफ्ट नहीं दोगी? युनचिंग उसे बोलती है कि तुमने मुझे क्वार्टर्स ढूंढ कर दी, तो मुझे तुम्हारा थैंक्स करना था और गिफ्ट वहाँ रखा है। वो चली जाती है। शीजन बॉक्स खोलते हैं, वो गिफ्ट लेकर खुश हो जाता है। और फिर हम 1 ईयर बाद का सीन देखते हैं। शीजन अब्रॉड से आता है, तो चैन बोलते हैं कि आप तो 1 वीक के लिए गए थे, तो 3 ही दिन में वापस कैसे आ गए? शीजन बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ को मिस कर रहा था और फिर पूछता है कि वो घर है या फिर ऑफिस। चैन बोलते हैं कि वो ऑफिस है। शीजन बोलते हैं कि ओके, मुझे उसे मिलना है। वो कंपनी जाते हैं, तो जुनचिंग मीटिंग कर रही थी। वो दूर बैठे उसे देखने लगते हैं और उसे इम्प्रेस होने लगते हैं। जैसे मीटिंग खत्म होती है, तो शीजन आगे आ जाता है। वो स्टाफ को बोलते हैं कि आप जाकर काम करें और युनजिंग को बोलते हैं कि ऑफिस टाइम खत्म होने वाला है, तो तुम मेरे साथ घर चलो। युनजिंग से बोलती है कि तुमने काम किया है तो थक गए हो, तुम घर जाकर रेस्ट करो, मुझे अभी काम करना है। शीजन उसे बोलते हैं कि मैं घर जाकर ऐसे वेट नहीं कर सकता, मैं यहीं बैठकर वेट करूंगा। वो वहीं बैठ जाता है, तो युनजिंग को काम करते देखने लगता है। वो वहीं सो जाता है। युनजिंग काम खत्म करती है, तो शीजन के ऊपर अपना कोट डालती है। शीजन जाग जाता है और बोलते हैं कि चलो घर चलते हैं। दोनों कार में आकर बैठते हैं, तो युनजुंग उसे बताती है कि मैं अब्रॉड ट्रिप के लिए जा रही हूँ और मुझे 10 दिन लग सकते हैं। शीशियन सोचते हैं कि मैं अभी अभी अब्रॉड से वापस आया हूँ, तो क्या इसे मेरी परवाह नहीं, ये भी ट्रिप के लिए जा रही है। युनजिंग उसे बोलती है कि मेरे जाने के बाद तुम अपने खाने पीने का ख्याल रखना। 2 दिन के बाद ये वापस आने वाली है, तो उसका भी ख्याल रखना। शीजन बोलते हैं कि अब वो बड़ी हो चुकी है, तो अपना ख्याल रख सकती है। युनजिंग बोलती है कि मैंने उसे वादा किया था कि वो वापस आएगी, तो मैं उसे शॉपिंग कराऊंगी। शीजन बोलते हैं कि भला वो शॉपिंग के बिना रह सकती है? उसने इतनी शॉपिंग की होगी कि उसके कमरे में कुछ रखने की जगह नहीं बची होगी। युनजिंग से बोलती है कि तुम क्या बोल रहे थे? शीजन बोलते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। युनजिंग उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। नेक्स्ट डे शीजन जागता है, तो युनजिंग ऑफिस जा चुकी थी। युनजिंग की चैरिटी हर उस पर्सन की हेल्प कर रही थी जिन्हें हेल्प की जरूरत थी, और चाहे वो हेल्प की फैसिलिटी थी या फिर घर बनवाने की। लोग उसके काम को लेकर बहुत खुश हो रहे थे। युनजिंग लोगों को सेटिस्फाई देखती है, तो सोचती है कि अब मुझे समझ आ गई कि गॉड ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। इन लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत थी,
तो मुझे इस वर्ल्ड में भेजा। यांग ने 1 ईयर की आर्मी ट्रेनिंग खत्म कर ली थी, तो उसे घर जाने की परमिशन मिलती है। यांग सोचते हैं कि घर जाऊंगा तो भाभी के हाथ का खाना खाऊंगा। वो घर जाने के लिए निकल जाता है। ये मूवी कंप्लीट कर लेती है तो उसे अवार्ड मिला था। रिपोर्टर उसे पूछते हैं कि हमने सुना है कि मूवी के लिए आपकी फैमिली ने इन्वेस्ट किया था। ये बोलती है कि ये झूठ है। तभी डायरेक्टर उस पर वार करने लगते हैं क्योंकि वो जेल से छूट चुका था। ये उसे दबोच लेती है। वो रिपोर्टर्स को बोलती है कि पुलिस बुलाओ। पुलिस आती है तो डायरेक्टर को फिर से अरेस्ट करके ले जाती है। जीजी का हाथ थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। उसकी असिस्टेंट उसे मेडिसिन लगाती है तो बोलती है कि आपको एक प्रमोशनल वीडियो करनी है, मगर उसके पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो गरीब किसानों को लेकर है। मगर दूसरा काम मूवी का है, उसके लिए आपको पे किया जाएगा। जीजी बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ खुश हो? असिस्टेंट सोचती है कि मुझे 3-3 सैलरीज मिलती हैं तो खुश क्यों ना हूँ। और जीजी नहीं जानती थी कि उसका भाई और भाभी सेपरेटली उसके असिस्टेंट को सैलरी देते हैं कि वो दिन रात उसकी केयर करे। और मूवी में भी इन्वेस्ट वही कर रहे थे क्योंकि दोनों चाहते थे कि जीजी हमेशा के लिए खुश रहे। फैंकली अब्रॉड था। उसे मैसेज मिलता है कि मिड फेस्टिवल के लिए घर आओ। वो खुश हो जाते हैं तो अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि मुझे घर जाकर भाभी के हाथ का खाना खाना है। वो किसी को कॉल करते हैं कि मेरी कल की टिकट बुक करवाओ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शीजन का टीचर उसे मिलने आता है। टीचर उसे बताता है कि अमेरिका में अंडरग्राउंड ऑक्शन हुआ। एक मिस्टीरियस लेडी आई तो उसने सील ऑफ कमांड खरीद ली थी। और मैं जानता हूँ कि तुम वो सील खरीदना चाहते थे, मगर मुझसे पहले उसने खरीद ली तो मैं वो तुम्हारे लिए ले नहीं सका। तभी टीचर शीजन की टाई देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो डोंगलैंग किंगडम की एम्ब्रॉयडरी है, कि तुमने ये कहाँ से खरीदी। शीजन बोलते हैं कि मैंने इसे रैंडमली खरीदा, मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। मास्टर बोलते हैं कि मैं 40 साल से डोंगलैंग किंगडम पर रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं धोखा नहीं खा सकता। और मैंने बिल्कुल ऐसी एम्ब्रॉयडरी म्यूजियम में देखी थी, मुझे धोखा नहीं हो सकता। शीजन सोचते हैं कि क्या मेरी वाइफ जनरल यूनचिंग है। और फिर वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कार में आकर बैठते हैं तो चैनू से बोलते हैं कि सब लोग घर वापस आ रहे हैं, फेस्टिवल है तो मैडम ने बोला है कि आप भी घर आएं। शीजन घर आते हैं तो श्याओ कुछ बैग बाहर ले जा रही थी। शीजन से पूछते हैं कि ये क्या है। श्याओ से बोलती है कि 15 दिन पहले मैडम अमेरिका गई थी, उन्होंने बहुत सा सामान खरीदा तो ये चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आई। शीजन मास्टर की बातों को याद करते हैं कि 15 दिन पहले एक मिस्टीरियस लेडी अमेरिका में थी तो उसने सील खरीद ली। उसे डाउट होने लगते हैं कि उसकी वाइफ यूजिंग है। तीनों बहन भाई घर आते हैं तो फिर से कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं कि भाभी किससे ज़्यादा प्यार करती है। यंग फैंगली को बोलते हैं कि देखो, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो भाभी ने ये मुझे गिफ्ट किया और ये उन्होंने अपने हाथ से बनाया, मैं उनके लिए स्पेशल हूँ। फैंगली और जीजी उसे अपना अपना बैंड दिखाते हैं तो यंग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ मैं ही भाभी के लिए स्पेशल हूँ। जीजी उसे टीज करती है कि सिर्फ तुम स्पेशल नहीं हो। यंग बोलते हैं कि क्या उन्होंने होलसेल लगाई थी जो सबको एक जैसे बैंड दिए। आज मिडटर्म फेस्टिवल था, फैमिली साथ में खाना खाने लगती है। यंग खुश होकर राइस केक खाने लगते हैं तो सोचते हैं कि ये भाभी ने बनाए हैं। वो राइस केक खाते जा रहा था तो शीजन उसे देखे जा रहा था। शाओ बोलती है कि यंग मास्टर, ये मैंने बनाए हैं तो बताइए कैसे बने। सब यंग पर हंसने लगते हैं। यंग बोलते हैं कि क्या सारा खाना तुमने बनाया। शाओ बोलती है कि नहीं, सिर्फ ये डिश मैंने बनाई है। यंग को लग रहा था कि बाकी डिशेस भाभी ने बनाई हैं तो वो सारी जल्दी जल्दी ट्राई करते जा रहा था। शाओ अपनी बात कंप्लीट करती है कि सिर्फ एक डिश मैंने बनाई है, बाकी आपके बिग ब्रदर ने बनाई है। यंग हैरान होकर भाई को देखते हैं तो बोलते हैं कि आपने खाना बनाना कब सीखा। शाओ बोलती है कि ये 1 साल से खाना बनाना सीख रहे हैं। मैडम ने बोला था कि आज उन्हें मिड टर्म फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तो यंग मास्टर ने खाना खुद बनाया। यंग भाई को बोलते हैं कि क्या आप किसी आत्मा के वश में हैं, आपने इतनी जल्दी खाना कैसे बनाना सीख लिया। अगर आप बोलें तो मैं आत्मा को निकाल देता हूँ, मैं अब सोल्जर बन चुका हूँ। शिजुन उसे अटेंशन बोलते हैं तो यंग रुक जाता है और फिर वो बोलते हैं कि मैं घर आया हूँ तो कमांडर का नाम लेकर मुझे डराए नहीं। युनचिंग बोलती है कि हम सब जानते हैं कि तुम 20 किलो का वेट उठाकर 50 किलोमीटर पैदल चलते हो और 2 घंटे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हो। यंग बोलते हैं कि आप तो कमाल हैं, मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं और क्या छुकर मुझे देखती रहती हैं। मैंने इतना अच्छा काम किया तो मुझे गिफ्ट दें। युनचिंग बोलती है कि ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं, सारी बातें तुम्हारा कमांडर बताता है और गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं बल्कि शीजन के लिए है। यंग बोलते हैं कि ओल्ड मैरिड कपल, भले इस गिफ्ट में क्या होगा। युनचिंग बोलती है कि प्रपोजल गिफ्ट है। सब लोग शॉक रह जाते हैं। शीजन बोलते हैं कि तुम मेरी ऑफिशियल वाइफ हो। युनचिंग बोलती है कि 1 साल बीत चुका है और मुझे रहने के लिए कुछ करना था तो तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। शीजन उसकी बात समझ आता है कि एग्रीमेंट खत्म होने वाला है। जीजी और फैंगली बोलते हैं
कि भाई गिफ्ट खोलें। शीजन बॉक्स खोलते हैं तो उसमें जर्नल की सील थी। शीजन हैरान हो जाते हैं तो वो सारे क्लू जोड़ने लगते हैं। उसे समझ आ जाती है कि उसकी वाइफ जर्नल यूजिंग है, जिसे वो एडमायर करता है। यूजिंग उसे बोलती है कि आज के दिन शुभ है तो आज ही शादी करते हैं, और बोलती है कि नील डाउन करो और मुझे प्रपोज करो। शीजन नील डाउन करते हैं तो यूजिंग उसे बोलती है कि क्या मुझसे शादी करोगे। शीजन खुश होकर हाँ बोलता है। यूजिंग उसे बोलती है कि मुझे किस करो। शीजन उसे किस करने लगता है और वो दिल से खुश हो रहा था कि अब वो लड़की उसकी हमेशा के लिए वाइफ रहने वाली है, जिसे वो एडमायर करता है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।